नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है संविधान संशोधन, यानी कि संसद के द्वारा समय समय पर जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट यानी कि संविधान संशोधन अधिनियम बनाकर और संविधान के किसी भी भाग अथवा खंड में संशोधन किया जाता है, उसकी प्रक्रिया से संबंधित आज का हमारा टॉपिक है। देखिए, जब संविधान सभा के द्वारा हमारे संविधान का निर्माण किया गया था तो उसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस भी शामिल किए गए थे कि अगर समय तथा परिस्थितियों के मुताबिक कभी आवश्यकता पड़ती है तो उसमें संशोधन किया जा सके, यानी कि संविधान का संशोधन किया जा सके। और इसके लिए संविधान में आर्टिकल 368 एक आर्टिकल 368 रखा गया, जिसके तहत और संसद को यह पावर होती है कि वो मूल संविधान के और किसी भाग में संशोधन करके और नया नियम या नया कानून बना सकती है संसद। क्लियर? देखिए, हमारा जो संविधान है वो ब्रिटेन के संविधान की तरह, जैसे ब्रिटेन का संविधान जो है वो अत्यंत ही आसान है तथा यूएस का संविधान है वो बहुत ज्यादा कठिन है, यानी कि यूएस संविधान में संशोधन करना बहुत कठिन है तथा ब्रिटिश संविधान में संशोधन करना बहुत ही आसान है। लेकिन हमारा जो संविधान है वो ना तो यूएस के समान कठिन है ना ब्रिटेन के समान आसान है, यानी कि ये लचीला और कठोर है, इन दोनों का मिश्रण है, कठिन भी है तथा आसान भी है। भारतीय संविधान लचीला एवं कठोर। कई बार ये क्वेश्चन आता है जीके में कि हमारे संविधान की प्रकृति क्या है, तो हमारा संविधान की प्रकृति जो है वो लचीला एवं कठोर संविधान दोनों का मिश्रण है। क्लियर? हमारा जो संविधान है उसमें जैसे अभी हमने बात की आर्टिकल 368 दिया गया है, संविधान के भाग 20 में आर्टिकल 368 में, और भारतीय संसद को यह पावर है कि वो संविधान के किसी भी उपबंध में परिवर्तन, यानी कि उसको बढ़ा सकती है, परिवर्तन उसको बदल सकती है, या फिर उसमें कोई छोटा मोटा संशोधन भी कर सकती है तथा यह उसको समाप्त करके नया उपबंध भी जोड़ सकती है। क्या क्या? कि संविधान के किसी भी उपबंध में परिवर्तन कर सकती है, यानी उसको बढ़ा सकती है, बदल सकती है, संशोधित कर सकती है, या फिर कोई नया उपबंध पुराने उपबंध के साथ में और कोई नया उपबंध भी जोड़ सकती है। मूल ढांचे संबंधी व्यवस्थाएं, यानी कि संविधान का जो मूल ढांचा है उससे संबंधित जितनी भी व्यवस्थाएं दी गई हैं उनको संसद और संशोधित नहीं कर सकती। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है, यानी कि संविधान के किसी भी उपबंध में परिवर्तन, संशोधन या नया उपबंध संसद जोड़ सकती है भाग 20 में आर्टिकल 368 के तहत, परंतु संविधान के मूल ढांचे संबंधी व्यवस्थाएं जो हैं उनमें वो संशोधन नहीं कर सकती। और ये मूल ढांचे संबंधी व्यवस्थाओं में संशोधन ना करने की जो व्यवस्था है ये दी गई उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्देश दिए गए थे केशवानंद भारती बनाम भारत सरकार मामले में 1973 के 1973 में एक मामला आया था उच्चतम न्यायालय के सामने, केशवानंद भारती बनाम भारत सरकार का मामला, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने क्लियर निर्देश दिए थे कि भारतीय संसद संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन कर सकती है परंतु मूल ढांचे संबंधी व्यवस्थाओं में संशोधन नहीं कर सकती। यह मूल ढांचा क्या होता है? संविधान का मूल ढांचा। इस मूल ढांचे संबंधी, और हम इसके अंत में और एक बार चर्चा करेंगे कि मूल ढांचा और मूल ढांचे में क्या क्या व्यवस्थाएं दी गई हैं, इसका हम एक अलग से डिस्कशन करेंगे। ठीक, क्लियर? अभी हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया की। देखिए, संसद के द्वारा जो समय समय पर जो संविधान में संशोधन किए जाते हैं, संविधान के संशोधन के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले तो संसद के द्वारा विशेष बहुमत प्रस्ताव पारित करके और संविधान में संशोधन करना, नंबर 1, विशेष बहुमत प्रस्ताव के द्वारा और संविधान संशोधन। दूसरा, संसद का विशेष बहुमत तो है ही है, प्लस आधे राज्यों के विधानमंडलों का भी साधारण बहुमत होना चाहिए। ऐसा संविधान संशोधन जिसमें संसद का विशेष बहुमत तो है ही है, इसके साथ ही साथ देश के आधे राज्य 1/2 राज्यों के विधानमंडलों का साधारण बहुमत भी होना चाहिए। ऐसा संशोधन
सेकंड नंबर, ये दोनों ही संशोधन जो हैं संसद के विशेष बहुमत द्वारा तथा आधे राज्यों के विधानमंडल, ये आर्टिकल 368 के दायरे में आते हैं। एक और संशोधन होता है संसद के द्वारा संविधान में, जो कि आर्टिकल 368 के दायरे में नहीं आता, और वो कौन सा है? संसद के द्वारा साधारण बहुमत से जो संविधान संशोधन किए जाते हैं वो आर्टिकल 368 के दायरे से बाहर होते हैं, यानी कि उसके दायरे में नहीं आते, दायरे से बाहर। क्लियर? अभी हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संसद के विशेष बहुमत द्वारा जो संविधान संशोधन किए जाते हैं उसके बारे में। देखिए, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि विशेष बहुमत क्या होता है। तो विशेष बहुमत जैसे कि एक तो होता है साधारण बहुमत, यानी कि संसद के जितने सदस्य हैं कुल सदस्य संख्या का 50%, यानी कि 1/2 सदस्य अगर किसी विधेयक के समर्थन में मत डालते हैं, समर्थन में, तो वो हो गया साधारण बहुमत। लेकिन विशेष बहुमत से तात्पर्य है कि साधारण बहुमत तो होगा ही होगा, प्लस इसके अलावा जितने सदस्य उक्त सदन में उस समय पर उपस्थित हैं तथा मतदान में भाग लेते हैं उनका भी 2/3 बहुमत होना चाहिए, 2/3 बहुमत, यानी कि विशेष बहुमत। साधारण बहुमत प्लस 2/3 सदस्यों का बहुमत, मतदान में भाग लेने वाले 2/3 सदस्यों का बहुमत, यह हो गया विशेष बहुमत। तो सबसे पहले जो संविधान संशोधन का प्रकार है वो है संसद के विशेष बहुमत द्वारा। संविधान के अधिकतम उपबंध जो हैं प्रथम तथा थर्ड कैटेगरी को छोड़कर, और जितने भी अधिकतम से अधिकतम उपबंध जो हैं वो इसी विशेष बहुमत द्वारा और संशोधित किए जाते हैं। क्लियर? जैसे इसमें हम बात करें कौन कौन से उपबंध हैं जो विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मौलिक अधिकारों से संबंधित अगर कोई संशोधन किया जाता है तो उसमें संविधान संसद का विशेष बहुमत चाहिए। इसके अलावा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित अगर कोई संशोधन है तो उसमें भी संसद का विशेष बहुमत चाहिए। इसी प्रकार के अन्य भी कुछ संशोधन है, अधिकतम मैक्सिमम जो संशोधन है वो विशेष बहुमत प्रस्ताव के द्वारा किए जाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संसद के विशेष बहुमत प्लस राज्यों के 1/2 साधारण बहुमत से जो संशोधन किए जाते हैं उसके बारे में। देखिए, हमारे संविधान का एक संघीय ढांचा है, जैसे राष्ट्रपति हुआ, कार्यपालिका हुआ, न्यायपालिका हुआ, ये सारे के सारे क्या है, संविधान के संघीय ढांचे में आते हैं। इनको बोलते हैं संविधान का संघीय ढांचा। तो संघीय ढांचे संबंधी अगर कोई संशोधन संसद को करना है तो उसके लिए जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ, निर्वाचन प्रक्रिया हुई, केंद्र राज्य कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हुआ, उच्चतम न्यायालय, ये जितने भी संशोधन है इनके लिए संसद का विशेष बहुमत चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा 1/2 राज्य विधानमंडलों का साधारण बहुमत भी चाहिए। क्लियर? इसके अंदर संघीय ढांचे में जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, क्लियर, राष्ट्रपति का निर्वाचन दिया गया जैसे हमारे संविधान में आर्टिकल 54 में, और राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई है। इसके अलावा आर्टिकल 55 में और राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो आर्टिकल 54 और 55 से संबंधित अगर कोई संशोधन संसद को करना है तो उसके लिए विशेष बहुमत चाहिए। ठीक है? इसके अलावा अगला केंद्र तथा राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। देखिए, आर्टिकल 73 और आर्टिकल 162 ये दोनों व्याख्या करते हैं। आर्टिकल 73 जो है वो केंद्र की कार्यपालिका शक्ति तथा आर्टिकल 162 जो है राज्य की कार्यपालिका यानी मंत्रिमंडल की शक्ति का और उल्लेख करते हैं। तो आर्टिकल 73 तथा 162 से संबंधित अगर कोई संशोधन संसद को करना है तो भी विशेष बहुमत तथा 1/2 राज्यों का बहुमत चाहिए। इसके अलावा आर्टिकल 124 और आर्टिकल 214, आर्टिकल 124 क्या बोलता है, उच्चतम न्यायालय की परिभाषा देता है, तथा आर्टिकल 214 राज्यों में उच्च न्यायालयों की परिभाषा देता है। तो इन दोनों आर्टिकल से संबंधित भी अगर कोई संशोधन संसद को करना है तो भी विशेष बहुमत प्लस राज्यों का 1/2 साधारण बहुमत चाहिए। इसके अलावा केंद्र तथा राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन। देखिए, आर्टिकल 245 और 250, आर्टिकल 245 से लेकर और आर्टिकल 255 तक और केंद्र राज्य के विधायी संबंधों का उल्लेख किया गया है। विधायी संबंध, केंद्र तथा राज्यों के बीच विधायी संबंध। तो आर्टिकल 245 से लेकर 255 तक अगर कोई संशोधन संसद को करना है तो भी विशेष बहुमत प्लस 1/2 राज्यों का साधारण बहुमत चाहिए। क्लियर?
इसके अलावा 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई भी विषय, देखिए 7वीं अनुसूची की हम बात करें तो इसमें क्या क्या दिया गया है, जैसे हमारे यहाँ हम सभी जानते हैं संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची, 3 तरह की सूचियां हैं संविधान में। तो ये तीनों ही सूचियां दी गई हैं 7वीं अनुसूची में। तो इस 7वीं अनुसूची से संबंधित भी अगर कोई संशोधन करना है संसद को, तो उसके लिए भी विशेष बहुमत प्लस 1/2 राज्यों का साधारण बहुमत चाहिए। क्लियर? संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व है, यानी कि सांसद, आर्टिकल 80 तथा 81, हमारे संविधान का आर्टिकल 80 तथा 81, 80 है जो वो राज्यसभा में, आर्टिकल 80 राज्यसभा सांसद यानी कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं सांसद, उनसे संबंधित प्रावधान करता है, तथा 81 लोकसभा सदस्य यानी कि लोकसभा सांसद। तो आर्टिकल 80 तथा 81 इससे संबंधित कोई संशोधन संसद को करना है तो भी विशेष बहुमत प्लस राज्यों का 1/2 राज्यों का साधारण बहुमत। इसके अलावा स्वयं आर्टिकल 368 जिसमें कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, आर्टिकल 368 से संबंधित कोई संशोधन करना है तो उसके लिए भी सेम विशेष प्लस 1/2 राज्यों का साधारण बहुमत चाहिए। क्लियर? अभी हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संविधान संशोधन के तीसरे प्रकार की, यानी कि संसद के द्वारा कुछ ऐसे उपबंध भी हैं संविधान के जो साधारण बहुमत के द्वारा और संशोधित किए जाते हैं, परंतु ऐसे उपबंध जो है, ऐसा संशोधन है साधारण बहुमत से जो किया जाता है वो आर्टिकल 368 के दायरे में नहीं आते हैं, वो दायरे इसके दायरे से 368 के दायरे से बाहर होते हैं। आर्टिकल 368 के दायरे में सिर्फ 2 ही संविधान संशोधन के प्रकार आते हैं, एक विशेष बहुमत प्लस दूसरा विशेष प्लस 1/2 राज्यों का साधारण बहुमत। अच्छा, संसद के द्वारा साधारण बहुमत से जो पारित किए जाते हैं जो संविधान संशोधन, उनमें जैसे नए राज्यों का प्रवेश तथा गठन, हमारे संविधान का आर्टिकल 2 और भारत संघ में किसी भी नए राज्य का विलय अथवा गठन, विलय बाहर से किसी नए राज्य का विलय अथवा इन्हीं राज्यों में से किसी नए राज्य के गठन की व्याख्या करता है आर्टिकल 2। तो आर्टिकल 2 से संबंधित अगर कोई संशोधन है तो साधारण बहुमत से हो जाएगा। क्लियर? इसके अलावा नए राज्यों का निर्माण, क्षेत्र, सीमाओं, नाम इत्यादि में संशोधन, संविधान का आर्टिकल 3 जो है, आर्टिकल 3 वो व्याख्या करता है हमारे देश में नए राज्यों के निर्माण से संबंधित, उसके क्षेत्र या सीमाओं में बदलाव संबंधित व्याख्या करता है। तो आर्टिकल 3 से संबंधित अगर कोई संशोधन करना है तो वो भी सदन के साधारण बहुमत से हो जाएगा। इसके अलावा राज्य विधान परिषद का निर्माण आर्टिकल 169 में, और राज्यों में विधानमंडलों में विधानसभा तो होती ही होती है, इसके अलावा राज्यों में विधान परिषद के गठन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं आर्टिकल 169 में। तो अगर आर्टिकल 169 से संबंधित कोई संशोधन है तो वो भी सदन के साधारण बहुमत से हो जाएगा, साधारण बहुमत प्रस्ताव पारित करके, और आर्टिकल 169 में भी संशोधन किया जा सकता है। इसके अलावा दूसरी अनुसूची का कोई विषय, देखिए हमारी संविधान की जो दूसरी अनुसूची है उसमें विभिन्न संवैधानिक पद जैसे कि राष्ट्रपति हुआ, उपराष्ट्रपति हुआ, विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष हुए, विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा लोकसभाओं के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, ये जितने भी संवैधानिक पद हैं इनके और वेतन भत्तों, इन पदों से संबंधित, और इसके अलावा उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इन संबंधित पदों के और वेतन भत्तों का उल्लेख किया गया है अनुसूची 2 में, संविधान की दूसरी अनुसूची में। तो अगर दूसरी अनुसूची से संबंधित कोई संशोधन संसद को करना है तो वो भी क्या है, साधारण बहुमत से किया जा सकता है। क्लियर? इसके अलावा संसद के सदस्य यानी कि सांसदों के वेतन भत्तों से संबंधित कोई भी संशोधन अगर संसद को करना है, जैसे कि आर्टिकल 106 जो है वो संसद सदस्यों के वेतन भत्तों की व्याख्या करता है, तो आर्टिकल 106 से संबंधित संशोधन है वो भी साधारण बहुमत से किया जा सकता है। क्लियर? इसके अलावा संसद की प्रक्रिया संबंधी नियम, देखिए आर्टिकल 118, आर्टिकल 118 जो है वो संसद में प्रक्रिया संबंधी नियमों की व्याख्या करता है, 118। तो अगर आर्टिकल 118 से संबंधित कोई संशोधन संसद को करना है तो वो भी साधारण बहुमत से किया जा सकता है। इसके अलावा अगला जो है वो सांसदों के विशेषाधिकार, देखिए हमारे संसद सदस्यों को यानी कि सांसदों को आर्टिकल 105 के तहत और कुछ एक विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं।
तो अगर उन विशेषाधिकारों से संबंधित यानी कि आर्टिकल 105 से संबंधित संशोधन करना है तो वो भी साधारण बहुमत से किया जा सकता है। इसके अलावा अगला, उच्चतम न्यायालय का न्याय क्षेत्र बढ़ाना। आर्टिकल 131 और उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र की व्याख्या करता है कि उच्चतम न्यायालय का दायरा क्या होगा। तो आर्टिकल 131 से संबंधित संशोधन है वो भी साधारण बहुमत प्रस्ताव पारित करके संसद के द्वारा किया जा सकता है। इसके अलावा राजभाषा का प्रयोग, आर्टिकल 343 343 और हमारी राजभाषा संबंधी प्रावधान संविधान में करता है आर्टिकल 343 के तहत। तो अगर आर्टिकल 343 से संबंधित कोई संशोधन संसद को करना है तो वो भी क्या है, साधारण बहुमत से किया जा सकता है। इसके अलावा नागरिकता की प्राप्ति तथा समाप्ति, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक और नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान में किए गए हैं। तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक अगर कोई संशोधन है तो वो भी साधारण बहुमत से किया जा सकता है। क्लियर। इसके अलावा संसद एवं राज्य विधानमंडलों का निर्वाचन, आर्टिकल 324 और 329। आर्टिकल 324 जो है वो संसद के निर्वाचन की व्याख्या करता है, संसद में निर्वाचन प्रणाली। इसके अलावा आर्टिकल 329 जो है वो राज्य विधानमंडलों की निर्वाचन प्रणाली की व्याख्या करता है। तो आर्टिकल 324 तथा 329 से संबंधित अगर कोई संशोधन है तो वो भी क्या है, साधारण बहुमत प्रस्ताव पारित करके किया जा सकता है। इसके अलावा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, देखिए परिसीमन से तात्पर्य है निर्वाचन क्षेत्रों का और जो अधिकार है उसको बदलना, यानी कि कोई भी निर्वाचन क्षेत्र है उसकी सीमा में परिवर्तन। जैसे विधानसभा क्षेत्र होते हैं, लोकसभा क्षेत्र होते हैं निर्वाचन से संबंधित, तो विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों के क्षेत्रफल में यानी कि कम करना क्षेत्रफल को या क्षेत्रफल को ज्यादा करना, जिसे हम बोलते हैं परिसीमन, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। उस परिसीमन से संबंधित अगर कोई संशोधन है तो वो भी साधारण बहुमत के द्वारा किया जा सकता है। इसके अलावा संविधान की 5वीं तथा 6ठी अनुसूची, 5वीं अनुसूची जो है हमारे संविधान की, वो केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों का, 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों यानी SC ST जितने भी क्षेत्र हैं देश के, उनके प्रशासन से संबंधित व्याख्या की गई है। तथा 6ठी अनुसूची जो है उसमें असम, मेघालय, जस्ट ए मिनट, 6ठी अनुसूची में जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 स्टेट्स का जो SC ST प्रशासन है उससे संबंधित उल्लेख किए गए हैं। तो अनुसूची 5वीं तथा 6ठी अनुसूची से संबंधित अगर कोई संशोधन करना है तो वो भी साधारण बहुमत प्रस्ताव पारित करके और किया जा सकता है। क्लियर। अच्छा, अभी हम बात करेंगे, ये तो थे संविधान संशोधन के प्रकार। अभी हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया की, यानी कि कौन सी प्रक्रिया के तहत और संसद के द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर संसद को संविधान के किसी उपबंध में संशोधन करना है तो वो किस प्रकार का संशोधन होगा, यानी कि विशेष बहुमत के द्वारा होगा या विशेष बहुमत प्लस राज्यों के 1/2 साधारण बहुमत द्वारा होगा या फिर सिंपल मेजोरिटी यानी साधारण बहुमत द्वारा होगा, यह तय करना होता है। इसके बाद उससे संबंधित और प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, यानी कि लोकसभा या फिर राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन में और संविधान संशोधन से संबंधित प्रस्ताव को और पेश किया जा सकता है। यानी कि अगर लोकसभा में पेश किया गया है तो पहले लोकसभा पारित करेगी, उसके बाद राज्यसभा पारित करेगी। अगर राज्यसभा में पहले पेश किया गया है तो राज्यसभा पहले पारित करेगी, उसके बाद लोकसभा पारित करेगी। यानी कि किसी भी सदन में पहले पेश किया जा सकता है, दूसरा सदन उसके बाद पारित कर देगा, सबसे पहली प्रोसेस। इसके बाद संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक, यानी कि जो भी संविधान संशोधन जिस प्रकार का होगा, साधारण बहुमत या विशेष बहुमत, वो संसद के दोनों सदनों में अलग अलग पारित होगा। यानी कि अगर पहले लोकसभा में पेश किया गया है तो राज्यसभा बाद में पारित करेगी, पहले राज्यसभा में पेश किया गया है तो लोकसभा बाद में पारित करेगी। अगर किसी भी सूरत में दोनों सदनों के बीच असहमति होती है, यानी कि एक सदन ने पारित कर दिया तथा दूसरे सदन ने पारित नहीं किया, असहमति की स्थिति अगर होती है दोनों सदनों के बीच, तो देखिए यह विशेष प्रोविजन है कि संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। यानी कि संविधान में कुछ एक ऐसी परिस्थितियां दी गई हैं हमारे संविधान में
कि किसी भी कंडीशन में अगर लोकसभा तथा राज्यसभा के बीच असहमति की कंडीशन आती है तो राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक या विशेष बैठक, जिसको हम बोलते हैं, दोनों सदनों की संयुक्त या विशेष बैठक बुलाई जा सकती है किसी भी इश्यू को सॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर संविधान संशोधन के मुद्दे पर और दोनों सदनों में असहमति होती है तो संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, यानी कि संयुक्त बैठक राष्ट्रपति नहीं बुला सकता, ऐसा विशेष प्रावधान संविधान में किया गया है। क्लियर। इसके बाद संसद के दोनों सदनों में पारित होने के बाद में देखिए, संसद के दोनों सदनों में किसी भी मंत्री अथवा अधिकारी के द्वारा पेश किया जा सकता है, यानी कि कोई भी मंत्री या संसद का कोई अधिकारी भी और संविधान संशोधन को किसी भी सदन में पेश कर सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की भी आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर। इसके बाद हमने बात की दोनों सदनों में संविधान संशोधन विधेयक जो है पारित हो गया। पूर्ण विधिवत रूप से पारित होने के बाद वो राष्ट्रपति की सहमति के लिए जाता है, यानी कि इसके बाद जाएगा राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने के लिए, राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। और राष्ट्रपति जो है वो सहमति देने हेतु बाध्य है। देखिए, कोई भी संसद का विधेयक होता है उसकी एक प्रोसीजर होती है, वो ये कि दोनों सदनों में पारित होने के बाद वो फर्दर जो है राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उसको पास कर सकता है, वीटो कर सकता है, यानी कि अपने पास रख सकता है या फिर पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। परंतु संविधान संशोधन संबंधी जो विधेयक है उसके लिए विशेष प्रोविजन है कि अगर वो दोनों सदनों से पारित होने के बाद और राष्ट्रपति की सहमति के लिए जाता है तो राष्ट्रपति सहमति देने के लिए बाध्य है, यानी कि उसको उस पर साइन करना ही करना है। विटो तथा पुनर्विचार दोनों ही नहीं कर सकता। संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित विटो भी नहीं कर सकता, यानी अपने पास भी नहीं रख सकता, तथा पुनर्विचार के लिए भी नहीं लौटा सकता। क्लियर कट उसको साइन करना ही करना है अगर संसद के दोनों सदनों ने किसी भी संविधान संशोधन विधेयक को पारित कर दिया तो। इसके बाद राष्ट्रपति के साइन होने के बाद में और विधेयक जो है लागू हो जाता है तथा संशोधन अधिनियम बन जाता है। संशोधन अधिनियम, इतनी देर तक वो संविधान संशोधन विधेयक कहलाता है, इसके बाद संविधान संशोधन अधिनियम बन जाता है, यानी कि संपूर्ण देश में लागू हो जाता है। तो ये था संविधान संशोधन के प्रकार तथा उसकी प्रक्रिया के बारे में जानकारी। अभी हम जो मूल ढांचे संबंधी व्यवस्था है केशवानंद भारती बनाम भारत सरकार मामले में 1973 के द्वारा और उच्चतम न्यायालय द्वारा जो मूल ढांचे संबंधी संविधान का मूल ढांचा, इसको लेकर जो व्याख्या की गई, इसका जो है चर्चा हम अगले लेसन में करेंगे। ये ऑलमोस्ट ही काफी लंबा हो चुका है, ज्यादा लेंथी हो जाएगा। उसकी चर्चा हम मूल ढांचे संबंधी चर्चा जस्ट अगले लेसन में हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।